नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम के लिए आज महामैराथन की सीरीज में सभी साथियों का स्वागत है। लर्निंग विल और आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। और आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और आज सबसे खास बात यह है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हमने सम्मिलित किया है। तो आइए ना देर करते हुए सेशन को करते हैं स्टार्ट। प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन दिया है भाग 4, भाग 3, भाग आपका 9 या आपका 11। देखिए बात करते हैं अगर भाग की, तो भाग 4 का में क्या है, यहां पर हमारे क्या है मूल कर्तव्य। दोस्तों याद रखना है मूल कर्तव्यों की बात किस भाग में की गई है, तो आपको याद रखना है ये हमारे की गई है भाग 4 का में, या इसी को हम मौलिक कर्तव्य भी बोलते हैं, ये भी बात याद रखना है। अगर बात करें मौलिक कर्तव्यों की बात किस भाग में की गई है, तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, आपको याद रखना है ये हमारा हो जाता है भाग 4 का। अगर भाग 4 की बात करें तो इसमें आपके क्या आते हैं, नीति निर्देशक तत्व। क्या आते हैं, नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना है कि नीति निर्देशक तत्वों को कहां से किस भाग में शामिल किया गया है, तो भाग 4 की बात करता है। भाग 3 में अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आपके आते हैं मौलिक अधिकार। क्या आते हैं, तो मौलिक अधिकारों की बात कौन सा भाग करता है, तो ये हमारा भाग करता है 3। मौलिक अधिकारों की बात कौन करता है, तो आपको याद रखना है ये भाग 3 करता है। और ये हमारे कहां से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये दोस्तों याद रखना है, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। ठीक, और भाग आपके 9 में क्या है, तो यहाँ पर पंचायतों की बात किस भाग में है, तो 9 वाले भाग में पंचायतों की बात है, भाग 9 में। ठीक, और भाग अगर बात करें भाग 9 जो आपका ए है, इसमें क्या आती है, नगर पालिकाएं। नगर पालिकाओं की बात होती है, नगर पालिकाओं की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नगर पालिकाओं का वर्णन किस भाग के अंतर्गत है, तो ये भाग 9A में। और साथ ही भाग 9B अगर बात करें तो आपका जो भाग 9 आपका भाग 9 जो आपका है बी, यहां पर इधर आपका थोड़ा सा 9B में क्या है, तो सरकारी समितियां हैं। क्या है, सरकारी समितियां। तो आपको याद रखना है सरकारी समितियों किस भाग के अंतर्गत आती हैं, तो 9B के अंतर्गत आती हैं, जबकि 9A के अंतर्गत क्या है, नगर पालिका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता है। और नगर पंचायत मतलब पंचायतें किस भाग के अंतर्गत हैं, तो आपको याद रखना है ये हमारा भाग 9 है। और ये आपका आर्टिकल 243 से 243O तक ये जो वर्णन मिलता है पंचायतों का, वो आपके 243 से 243O तक आपको याद रखना है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, भाग 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किन तिथियों को ग्रहण किया गया। ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को, और आपका 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 26 नवंबर 1950 को। दोस्तों याद रखना है हमारा संविधान जो अंगीकृत हुआ है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ है। जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था वो किस पर, 26 नवंबर 1949 को, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में संविधान लागू कब हुआ, तो ये याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हमारा संविधान लागू कब हुआ है, तो हमें ये याद रखना है ये हमारा हुआ है 26 जनवरी 1950 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका एग्जाम के लिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने के लिए एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है। देखिए यहाँ पर कई सारे आपके वो दिए हैं, पोषण से रिलेटेड बात है 0 से 6 साल के बच्चों में। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आर्टिकल 47 ये कहता है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण स्तर को प्राप्त करने का कार्यक्रम एक कार्यक्रम है जिससे बच्चों का पोषण स्तर। और देखिए जो अनुच्छेद आपका 44 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समान नागरिक संहिता की बात करता है। समान नागरिक संहिता यूसीसी, आपने अभी चर्चा में रहा यूसीसी, जो समान नागरिक संहिता है वो भी यूसीसी वाला मैटर काफी चर्चा में रहा है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो समान
नागरिक संहिता जो है आपकी वो अनुच्छेद कितने के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। ये आपके 6 से 14 वर्ष के, या 5 से 15 वर्ष, या 2 से 11 वर्ष, या 6 से 18 वर्ष। इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है 6 से 14 वर्ष के लिए 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करता है, तो ऑप्शन आपका सही है, आपका ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस संविधान के संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा गया है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां, अगर बात करें 57वां संशोधन अधिनियम 2011 में आया, ठीक, और 71वां संशोधन अधिनियम कब आया आपका? ये आया 1992 में। और 69वां संशोधन अधिनियम की बात करें, ये 1993 में। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो 74वां संशोधन अधिनियम 1992। ये क्या बात करता है? ये बात करता है भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध की। बात समझ रहे हो? 69वें जो संशोधन अधिनियम है ये दिल्ली, यहाँ पर जो बात होती है 71वें संविधान संशोधन में किसकी बात की गई? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की बात की गई। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की बात की गई। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा होगा 74वां संशोधन अधिनियम 1992 आपका हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति द्वारा की जाती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, या मुख्यमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति, या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो इसमें दोस्तों याद रखना है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो की जाती है मुख्यतः किसके की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल कितने के अंतर्गत आती है? आपका अनुच्छेद 100 आर्टिकल 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति आती है। आप जानते हो राज्यपाल शपथ ग्रहण करते हैं किसके प्रसाद पर्यंत? तो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति महत्वपूर्ण होता है। ये जिसको चाहता है वही हमारे देश का क्या बन सकता है, हमारे राज्यों का क्या बनता है? राज्यपाल बनता है। और आपको पता होगा राज्यपाल किसको शपथ दिलाता है? तो यहाँ पर हमारा जो कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक, आप जानते हो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन कराएगा? राज्यपाल किसकी नियुक्ति कराएगा? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कराएगा। ठीक है, आपको पता है मुख्य न्यायाधीश जो भारत का होता है वो किसको शपथ दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य मतलब जज जो होता है वो किसको शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो ये बात आपको याद रखनी है। ये हमारा आया था कब? तो 26 जनवरी 1950 को, ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए गए? मतलब मौलिक कर्तव्य की बात की गई तो ये किस देश से अपनाए गए? आप सभी को पता है सोवियत संघ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर मूल कर्तव्यों की बात होती है। मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया किसके संविधान से? तो ये जो हमारा शामिल किया गया है ये हमारा शामिल किया गया रूस के संविधान से। किसके? रूस के संविधान से। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो द्विसदनीय प्रणाली जो हमारा है ये कहां से लिया गया? ये हमारा लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। और ब्रिटेन में आपको पता होगा एकल नागरिकता का भी प्रावधान है, और एकल नागरिकता जो भारत में दी जाती है ये किसके संविधान से प्रेरित है? तो आपको याद रखना है ये हमारी प्रेरित है यूके के संविधान से। और सबसे बाद भारत में एकल नागरिकता दी जाती है। आपको याद रखना है मतलब कह सकते हैं दो तरह की नागरिकताएं किस देश में दी जाती हैं? तो अमेरिका में कोई भी व्यक्ति राज्य और देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो दो तरह से नागरिकता मिलती है अमेरिका में, जबकि भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता दी जाती है। ठीक, तो आपको यहाँ पर प्रश्न दिया मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा है, तो मौलिक कर्तव्य हमारे कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए हैं। जबकि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो आपको याद रखना है ये हमारे कहाँ से लिए गए? ये हमारे लिए गए हैं अमेरिका से। मौलिक अधिकार कौन बात करता है? ये हमारा बात करता है, तो आपको याद रखना है ये अमेरिका करता है। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रणाली, महाभियोग जो लगाया जाता है ये किस देश से लिया गया? तो ये हमारा लिया गया किसके संविधान से? तो याद रखना है ये लिया गया हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से आपको पता होगा समवर्ती सूची ली गई।
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, समवर्ती सूची। आपको याद रखना है समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, तो ये ली गई हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सोवियत संघ हो जाएगा, यूएसएसआर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर आर्टिकल 150 दिया है, आर्टिकल 148, 149 और 151। यहाँ पर आंसर आपका क्या है, 148। जो आर्टिकल 148 है ये किसकी बात करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करता है, महालेखा परीक्षक की बात करता है। और आप अच्छे से जानते होंगे ये डिपार्टमेंट कौन सा है, तो ये सीएजी होता है। क्या होता है, सीएजी का एक डिपार्टमेंट। ठीक, आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के 99वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की, पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की गई, या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी पेट एग्जाम के लिए दोस्तों। याद रखना है कि जो इसमें आपका राष्ट्रीय महिला आयोग कौन इस समय है हमारे देश की, तो ये है रेखा शर्मा। याद रखना, रेखा शर्मा को क्या बनाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाएगा, कहने का मतलब। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये जो बना है 99वें संशोधन द्वारा बना है 2003 में, आंसर हो जाएगा डी। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, अगला ऑप्शन दिया है भारतीय, अगला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है में आपका अनुच्छेद आर्टिकल 141, 140, 142 और 145 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 141। अगला देख लेते हैं, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस समिति के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश करता है। तो यहाँ पर याद रखना, स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति और सरदार समिति, बीएन पटेल समिति। कई सारी समितियों पर भी प्रश्न कभी कभी एग्जाम पूछता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो बात है कि किसकी सिफारिश पर हुई है, तो यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मतलब कह सकते हैं ये लागू हुआ है। आपका क्या, संविधान के कर्तव्यों की बात करता है, तो मौलिक कर्तव्य किस सिफारिश पर लिए गए, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर लिए गए। ठीक, और आप बलवंत राय मेहता की बात करते हैं, पंचायत से रिलेटेड जो बात है आपकी वो बात करता है बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 निम्नलिखित में किस विषय पर संबंधित है। देखिए, रिट जारी करने के लिए ऑप्शन में न्यायालयों की क्षेत्राधिकार या अध्यादेश बनाने की शक्ति देता है, वित्तीय विवरण की बात करता है, तो यहाँ पर अध्यादेश की बात करता है। और ये आर्टिकल नंबर आप याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राष्ट्रीय अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन नियम में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। अब इसमें कौन सा आपका कह सकते हैं कौन सा वो है, तो ये याद रखना है आपको। तो इसमें आपका कौन सा संविधान संशोधन है आपका, तो ये याद रखना है, इसमें 72वां संशोधन है या 61वां संशोधन है, 21वां संशोधन है या 92वां संशोधन है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 61वां संशोधन आपका। ठीक, अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कौन सी रिपोर्ट पंचायत राज की सिफारिशों से संबंधित है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायत राज की सिफारिशों से संबंधित है। ठीक, तो इसमें दिया है तीसरी, पांचवी, छठी, चौथी। तो दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट है वो पंचायत राज की सिफारिशों से संबंधित है। यहाँ पर आंसर क्या है, छठी है आपकी। कौन सी है, छठी। ठीक, अगला प्रश्न दिया है, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए निम्नलिखित प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है। भारत का विधि आयोग या भारत के राष्ट्रपति या विधि और न्याय मंत्री या भारत की संसद। देखिए, जो भी कानून बनता है आपको पता होना चाहिए वो हमारे किसके द्वारा बनाया जाता है, भारत की संसद द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। अगला दिया है, देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A लागू करता है। ये लागू कब से हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे आपके दिए हैं, 11 मार्च 1980, 10 मार्च 1979 या 5 मार्च 1978 या 3 जनवरी 1977। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शंस हैं।
तो ये यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 जनवरी 1977 यहाँ पर आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दिया है संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत क्या चीज है आपको याद रखना है। संविधान जो 86वां संशोधन 2002 में आया था, 86वां संशोधन आया था कब? ये आया था आपका संशोधन 2002 में। कब आया था? तो याद रखना है ये संशोधन हमारा आया था 2002 में। कब आया था? तो 2002 में आया था। और यहाँ पर जो बात हुई थी अनुच्छेद 21 की शिक्षा का अधिकार, आपको पता होगा ये आपका कौन सा, ये जो बात करता है शिक्षा के अधिकार की बात करता है 21 है। ये 86वां संशोधन, ये आपका 86वां संशोधन है, आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, एग्जाम का प्रश्न है। ऐसे मान चलिए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ये बात आपके किस संविधान संशोधन द्वारा लागू होती है? देखिए यहाँ पर 9वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 18वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 11वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 7वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल चुना जा सकता है। और इस तरह की जो पृष्ठभूमि तय करता है वो कौन तय करता है? आपको याद रखना है ये राष्ट्रपति का कार्य है। ये राष्ट्रपति इस तरह की बात करता है। और ये किस अधिनियम के अंतर्गत है? तो 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न दिया है, बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों की सभा हो सकती है। देखिए आपको पता है कि ग्राम सभा ऑप्शन में विधानसभा आपका है, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो आपको पता होगा लोकसभा में आपके कितने मेंबर चुने जाते हैं? तो आपको पता है अधिकतम चुने जा सकते हैं 552, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो 543 सदस्य मतलब लोकसभा में चुने गए। आपको याद रखना है इस बार जो लोकसभा बनी है उसमें कितने मतलब चुन के गए हैं। क्या लोग सांसदों की बात करें तो लोकसभा में जो कुल टोटल चुने गए कितने हैं? तो यहाँ पर आपके 543 सदस्य चुने गए हैं, जबकि कितने अधिकतम हो सकते हैं? 552। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा की बात करें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ पर कितने 245 चुने जाते हैं। और अगर इस बार की बात करें तो जहां तक है आपके 243 सदस्यों को चुना गया है, और जिसमें 12 सदस्य जो होते हैं ये मनोनीत करता है कौन? तो ये सदस्य मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को चुना जाता है किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति चुन सकता है। मतलब इन्हें भारत के विभिन्न मतलब जो अच्छे क्षेत्र हैं वहां से राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को। ठीक, तो इस तरह से जो 250 चुने जाते हैं आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा देखो ग्राम सभा मतलब एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? सभी व्यक्तियों को कहा जाता है ग्राम सभा के अंतर्गत इसका अध्ययन होगा। बात समझ रहे हो? तो इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा की अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद में कितनी 100 जो आपकी मंत्रिपरिषद है उसमें कितने 100 सदस्य चुने जाते हैं विधानसभा में, जबकि सीटें कितनी हैं आपकी? तो यहाँ पर 402 सीटें, कितनी 402 सीटें हैं किसकी? विधानसभा की उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए प्रश्न, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। आप जानते हो भारत के राष्ट्रपति के बिना नंबर की गाड़ी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति चुने जाने की? 35 वर्ष। और कम से कम वो क्या हो? भारत का नागरिक हो। ये इसकी क्या है? सीमाएं हैं, मतलब किस तरह से कितनी उम्र का राष्ट्रपति होना चाहिए। तो कम से कम 35 साल से कम नहीं होना चाहिए, और कम से कम क्या होना चाहिए? लोकसभा की सदस्य होने की वो योग्यता रखता हो और भारत का नागरिक हो। तो कई सारी बातें हैं जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है। कोई भी राष्ट्रपति अगर मान लो मृत्यु हो जाती है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 महीने तक रह सकता है, और साथ ही 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति पर लगाई जाती है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। ठीक, कई सारी बातें हैं। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 कहता है। ठीक, राष्ट्रपति की जो शक्ति है, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो निहित होती है आर्टिकल नंबर 53 कहता है। आपको अच्छे से याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर क्या है? भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है?
तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किए गए? अब देखिए ऑप्शन दिया है चीन से, आयरलैंड से, यूएसए से, यूएसएसआर से। आपको पता है आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को चुना गया है। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से शामिल किया गया है? तो आपको याद रखना है आयरलैंड से चुना गया है नीति निर्देशक तत्वों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, आपको याद होगा। यूएसए से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य लिए गए हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो ये रूस से लिए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं इसी में, अगला क्या, यूएसएसआर से क्या मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया? तो ये हमारे लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार, सॉरी, मौलिक अधिकार की बात करता है, मौलिक अधिकार, ठीक। और आइए, समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब देखिए दिया है संवैधानिक आपातकाल की घोषणा इसके जारी होने की तारीख के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए। देखिए भारत में जो आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल आता है, आपको याद रखना है राष्ट्रीय आपातकाल, ये बोलते हैं ना, जब कोई बाह्य आक्रमण अचानक हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। कोई विदेशी शक्ति जब आक्रमण कर दे या तख्ता पलट हो जाए देश का, तो आर्टिकल 352, याद रखिए 352 के अंतर्गत देश में क्या लगाया जाएगा? हमारा लगाया जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक। इसके अलावा आपको पता है वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाता है किस आर्टिकल के अंतर्गत है? वित्तीय आपातकाल की बात करें, ये लगाया जाता है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 जो हमारा है वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है, और ये हमारा लिया गया कहां से? अमेरिका के संविधान से। अभी तक भारत में कोई भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। और आपको बताया राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में लगता है, राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत? राष्ट्रपति शासन आपने देखा होगा, ये हमारा लगता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। आर्टिकल 356 के अंतर्गत, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आर्टिकल बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे जो बात करते हैं, 1 महीने के अंदर संवैधानिक आपातकाल की घोषणा जारी के लिए तारीख 1 महीने के भीतर होनी चाहिए। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध प्रोविजन से संबंधित है? इसमें आपका कौन सा आंसर होगा? 386 है आपका ऑप्शन, अनुच्छेद 371 या अनुच्छेद 380 और या अनुच्छेद 377। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? इसमें देखो दिया हुआ है 51A, ठीक, एच दिया हुआ है 51A, के दिया हुआ है 51A, आई दिया हुआ है तो 51A, लेकिन अब एच और के आई में आपको जूझना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि वैज्ञानिक सोच सबके अंदर होनी चाहिए, ये विकसित होनी है, तो 51AH कहता है। कौन कहता है? 51AH, ठीक। और आप जानते हो आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है, ठीक। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति की बात किसमें? तो ये आर्टिकल 51 है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात। शांति एवं सुरक्षा की बात कौन करता है? तो याद रखना है आपको, ये हमारा आर्टिकल कौन सा है? तो 51 है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान करने का निर्देश देता है? ठीक, हमने पिछले उसमें पढ़ा भी है कि अनुच्छेद जो आपका 42 है, कि अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 43 है या 45 है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, समान नागरिक संहिता की बात कौन करता है? समान नागरिक संहिता की बात करता है हमारा आर्टिकल 44। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूसीसी कानून बोलते हैं। ये हमारी समान नागरिक संहिता, नागरिकों के जो अधिकार हैं समान रूप से हों, इसके लिए आर्टिकल हमारा कौन सा है? 44 है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन
करने की सुरक्षा देता है। ठीक, इसमें देखिए स्वतंत्रता का अधिकार 21 में आ जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार। और 21 आप बड़े अच्छे से जानते होंगे, 21 बहुत खास है आपके लिए का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो आपका आर्टिकल कौन सा आता है, 21 आता है। 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार है। 21A क्या कहता है, तो ये हमारा कहता है शिक्षा के अधिकार की बात करता है, सभी को शिक्षा लेने का भी अधिकार है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आर्टिकल कई इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर अनुच्छेद इसमें जो दिए हैं आपको पता है कि सबसे समान अवसरों की बात आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है, समान आर्टिकल की, समान अवसरों की बात करता है। किसकी बात करता है, तो यहाँ पे समान अवसरों की बात कौन आर्टिकल करता है, आपको याद रखना है, ये हमारा करता है आर्टिकल 16, समान अवसरों की बात। सभी के लिए देश में समान अवसर होने चाहिए, कुछ भी नौकरियां हो या किसी में भी। आर्टिकल 17 की बात कर लें तो आर्टिकल 17 यहाँ पर क्या कहता है, छुआछूत निषेध, छुआछूत निषेध। यानी इसमें क्या है, इसमें अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। बस समझ रहे, ये आर्टिकल 17 आपका। 18 आर्टिकल की बात कर लेते हैं यहाँ, और देख लीजिए 18 आर्टिकल हमारा क्या करता है, उपाधियों का अंत है। क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। और आर्टिकल आप 14 की बात कर लें, आर्टिकल 14 में क्या अंकित है, तो समानता का अधिकार, समता का अधिकार। किसका अधिकार, क्षमता का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, याद रखना है आपको। समता के अधिकार की बात कहाँ होती है, देखिए यहाँ पर कई सारे आर्टिकल दिए हैं, तो यहाँ पर आंसर जो आपका होगा, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, धर्म से रिलेटेड बात जो हमारी है, वो 26 आपका आर्टिकल नंबर 26 है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 26। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं, तो आपको पता है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, 3। भारतीय संविधान के सरकार के कितने अंग हो सकते हैं, तो यहाँ पर 3 अंग हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है, तो राज्यपाल के नियुक्त होने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, ऑप्शन डी 28 साल है। लोकसभा का सदस्य चुनने की आयु कितनी है, तो 30 साल है। लोकसभा का अगर सदस्य चुनना है तो हमें कितने साल का होना चाहिए, कम से कम 30 साल का होना चाहिए। नहीं सॉरी, यहाँ पर कितना होगा, 25 साल का। लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए हम लोग कितने होने चाहिए, लगभग 25 साल के होने चाहिए, 30 साल नहीं यहाँ पर। ठीक, 35 साल किसकी होती है, तो चुनने की जो आयु होती है ये हमारी होती है राष्ट्रपति की। किसकी होती है, राष्ट्रपति की होती है, याद रखना। और साथ ही इसमें और क्या आपके कौन आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपके राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक, 35 साल। अगला प्रश्न दिया है, भारत का चुनाव आयोग 1989 में 3 सदस्यीय निकाय बन गया, इसे फिर से वर्ष 1900 सदस्यीय निकाय बनाया गया। 1 सदस्यीय मतलब एकल। तो ये बात आपकी कब की है, 1990 की है। ऑप्शन आपका 1990 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद इसमें कौन सा है आपको बताना है। अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 46 है, 46 या अनुच्छेद 40 है या अनुच्छेद 50 है। आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग की बात आर्टिकल कौन करता है, तो ये आपका आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पर 40। कौन सा हो जाएगा, 40। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार की गारंटी देता है। ठीक, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की याचिका दायर करने का अधिकार देता है, तो देखिए इसमें आर्टिकल 32 आपका जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। तो ये आर्टिकल नंबर आपको 32 जो है ये आपको देता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 32 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। ये आर्टिकल कौन सा है, 315 एक है या 329 एक है या 300 आपका 36 एक है या आपका 348 एक है। तो देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात और खास क्या है, इसमें कौन सा आर्टिकल है जो
ये अनुच्छेद मतलब अंग्रेजी की बात करता है उच्च न्यायालय में, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 348(1). क्या हो जाएगा? 348(1) हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाते हैं? तो आपको पता है, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। लेकिन आपको राष्ट्रपति कौन सदस्य दिलाता है? तो राष्ट्रपति को सदस्य जो दिलाता है, शपथ दिलाता है, वो कौन है आपका? तो इसमें मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, याद रखना है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश नहीं है या बीमार है, छुट्टी पर है, तो यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश के बाद वाला जो बना होगा न्यायाधीश, जो उप न्यायाधीश होगा, उसे राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? तो ये यहाँ पे शपथ दिलाएगा। मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। लेकिन राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला प्रश्न दिया है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये जो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मतलब शपथ दिलाता है, नियुक्ति नहीं, वो तो लोकसभा से चुन के आता है, कहने का मतलब। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? ऑप्शन 3 में आप जानते हो मौलिक अधिकार है। ठीक, मौलिक अधिकार कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है, मौलिक अधिकार हमारे कहाँ है? तो भाग 3 में है। और साथ ही भाग अगर 4 की बात करें तो यहाँ पर भाग 4 आपका क्या है? ये हमारा नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक, और भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता की बात कहाँ है? भाग 2 में है। और भाग 1 की बात करें तो यहाँ का भारत एक राज्यों का संघ होगा, भारत एक राज्यों का संघ होगा, ये हमारा भाग 1 कहता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सारी बातें। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाग 4 है आंसर। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड के संविधान से लिए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शोभन के विरुद्ध अधिकार? ये किस चीज का बात कर रहा है भाई? चलिए, इसमें क्या है, थोड़ा शुद्ध लिखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अब ये समझ में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो देखिए, आप जानते हो यहाँ पर सबसे पुराना न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता न्यायालय हमारा उच्च न्यायालय सबसे पुराना न्यायालय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? देखिए, बात करें अगर मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो भाषाओं की संख्या यहाँ पर कितनी थी? 14। ठीक, लेकिन वर्तमान में जो संविधान में जो भाषाएं जुड़ी हैं, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में संविधान की भाषाएं मतलब अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को इंक्लूड किया गया? तो याद रखिए, यहाँ पर 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया। कितनी भाषाएं? ये हमारी 22 भाषाएं। कितनी? पहले कितनी थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? तो याद रखना 22 भाषाएं। कितनी? 22। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं? लगभग 22 बोली जाती हैं, याद रखना। अगला प्रश्न दिया है, चलिए यहाँ तक प्रश्नों की जो महामैराथन सीरीज थी, हमने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इंक्लूड किया। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। तब तक ले जय हिंद।